टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवलाहंडी 76। दक्षिता की याद आना फ्लैशबैक ऑस्ट्रेलिया डीएम हॉस्पिटल। 24 घंटे बाद जब दक्षिता को होश आता है तब अर्जुन दक्षिता को बताता है कि क्लाइंट में मीटिंग के लिए 3 दिन बाद का बोला है। दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है। इतने में वहां ईशा और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। दक्षिता ईशा को प्रोजेक्ट दोबारा से तैयार करने को बोलती है। उसे पूरा यकीन था इस प्रोजेक्ट में भी कोई न कोई साजिश जरूर है जिसे दक्षिता कभी भी कामयाब नहीं होने दे सकती, इसीलिए बैकअप के लिए इसी प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा तैयार करने को बोलती है। ईशा भी मान जाती है। इधर दक्षिता का बहुत मन कर रहा था वो प्रिंस के पास चली जाए और उससे बात करें। आज के हादसे को देखकर दक्षिता को प्रिंस को अपने साथ लाने की कोई भी गिल्ट नहीं था। उसे खुशी हो रही थी प्रिंस को अपने साथ लेकर नहीं आई। अगर वह प्रिंस को अपने साथ लेकर आती शायद उसके प्रिंस को भी इस हादसे से गुजरना पड़ता। वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे हादसों का पता नहीं कितनी बार सामना कर चुकी है। उसका क्यूटी बहुत नाजुक और मासूम है। इस भयानक हादसे के डर और चोट से कभी भी उसका क्यूटी कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। दक्षिता ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन वो हमारा पहाड़ों वाला फार्म हाउस तैयार कर लो, हम 2 दिन तक वहीं रहेंगे। ये सुनकर अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, वहां से चला जाता है। फिर दक्षिता ईशा की तरफ देखकर बोली, ईशा तुम डीएम हॉस्पिटल को पूरी तरह चेक कर लो, कोई हम पर नजर तो नहीं रख रहा। फिर एक चॉपर तैयार करो, हम चॉपर से सीधा फार्म हाउस जाएंगे। अगर किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता चला तो शायद वो लोग हम पर फिर से हमला कर सकते हैं। क्लाइंट से बात करके देख पूछो वो मीटिंग कहाँ करना चाहते हैं। अपनी मीटिंग और लोकेशन सीक्रेट रखे, असिस्टेंट को छोड़कर हमारी सेफ्टी का पूरी तरह इंतजाम हो सके। ईशा हाँ में सिर हिलाती है। ईशा ने देखा कुछ स्पियर्स लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके ऊपर शक है कि वह किसी को ढूंढ रहे हैं। उन्हें देखकर ईशा अलर्ट हो जाती है, सारे बॉडीगार्ड्स को अलर्ट होने का इशारा करती है। फिर वार्ड में जाकर दक्षिता को बताती है। फिर दक्षिता कुछ देर सोचती है, ईशा को अपनी तरफ आने का इशारा करके उसे कुछ बताती है। ईशा की आंखें चमक उठती है। कुछ देर बाद दक्षिता के वार्ड पर 2 नर्स एक दूसरे से बातें करते हुए निकली। उन नर्स को देखकर 2 बातें अजीब लगी। पहली उनके चेहरे के मार्क्स और दूसरा वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उनके साथ एक ट्रॉली भी थी। वह दोनों मेडिकल ट्रॉली को एक वार्ड में रखकर ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ जाती है। दक्षिता के वार्ड के दरवाजे पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े थे। वहीं कुछ दूरी पर काले कपड़े से ढके हुए 2 आदमी चेहरे पर मास्क लगाकर दक्षिता के वार्ड के दरवाजे को घूर रहे थे। दोनों नर्स जैसे ही टेरेस पहुंचती है तो वहां पर एक चॉपर खड़ा था। उनमें से नर्स ने जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर उसके साथ चल रही नर्स की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह एक तक उसको घूर रही थी, वही बॉडीगार्ड्स भी उस नर्स को घूर रहे थे। जैसे ही वो अपने सारे कपड़े उतारती है तो बॉडीगार्ड ने देखा उसने एक ब्लैक कलर का शॉर्ट और वाइट क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसके हाथ पैरों सर पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही उसने मास्क हटाया तब उन्हें पता चला ये दक्षिता है। दक्षिता जैसे ही चॉपर में बैठने के लिए आगे बढ़ती है अचानक उसे अपने पैरों में दर्द की लहर महसूस होती है। वो अपना दर्द सहते हुए चॉपर में बैठ जाती है। दक्षिता के साथ ही दूसरी नर्स यानी इशिता को दर्द में देखकर उसे चॉपर में चलने के लिए हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसे जाने की याद आता है। वह अपने कदम वापस लेकर अक्षित को दर्द शहर में चढ़ते हुए देख रही थी। ईशा को याद आता है वो अपने बॉस से 1 मीटर की दूरी में करीब नहीं जा सकती। वो 12 घंटे से इस फार्म हाउस में छुपे हुए थे। यहीं पर ईशा और दक्षिता मेहरा म्यूजिक की प्रोजेक्ट दोबारा रेडी कर रहे थे। परसों क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। क्लाइंट वह मीटिंग अपने घर ही करना चाहता था। फ्लैशबैक एंड दक्षिता अपनी सोच से बाहर आती है। अपने फोन में प्रिंस की पिक देखते हुए बोली, क्यूटीएम सॉरी, मैंने तुमसे वादा किया था मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, लेकिन हम मेरे दुश्मनों की वजह से मुझे टाइम लग रहा है। तुम चिंता मत करो, इसकी पनिशमेंट उन्हें मैं जरूर दूंगी। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी। तब तक खुद को सही सलामत रखना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। फिर वह स्क्रीन पर मौजूद प्रिंस की पिक को किस कर लेती है। इस पिक्चर में प्रिंस सुकून से छोटे से मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। दक्षिता का बहुत मन कर रहा था वह प्रिंस को कॉल मिला दे, लेकिन दक्षिता जानती होगी कि प्रिंस उससे बहुत नाराज है और अगर जब उसने फोन किया प्रिंस कुछ ना कुछ करके उससे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, जिस वजह से दक्षिता ये प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाने की जगह प्रिंस पर उसका ध्यान चला जाएगा। और दक्षिता के लिए प्रोजेक्ट प्रिंस से ज़्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन उसके लिए उसके दादाजी प्रिंस के बराबर ही मायने रखते थे।
वह अपने दादाजी के सपने को इस तरह चूर चूर होते मन नहीं देख सकती थी। इधर ओल्ड मेहरा मैंशन कोमोलिका रूम में कोमोलिका एक बहुत ही मिले थे हॉट ब्लैक नाइट गाउन में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चारों ओर बहुत सारे व्हाइट पिलो रखे हुए थे। कोमोलिका भी औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी उन खूबसूरत और क्यूट पिलो को अपने नाखूनों से खुरच रही थी और वह एकटक सीलिंग को देख रही थी। कोमोलिका की आंखों के सामने बार बार प्रिंस का मासूम सा चेहरा घूम रहा था। कोमोलिका का मन कर रहा था प्रिंस के पास जाए उसे बुरी तरह चूमने लगी। तभी कोमोलिका को एहसास होता है जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। वो अपना सर साइड में कर देखती है। उसे प्रिंस अपनी चेहरे पर एक मासूम मुस्कान लिए बैठा दिखता है। कोमोलिका अपनी आंखें बड़ी करके प्रिंस को देखने लगती है। कोमोलिका जल्दी से उठकर बैठती है और प्रिंस की तरफ लगती है, लेकिन उसकी हाथ प्रिंस की जगह उसके बिस्तर पर रखे पिलो लगते हैं, जिसे कोमोलिका का मुंह बन जाता है। कोमोलिका मन ही मन बोली, आई लव यू क्यूट बॉय, तुम्हें तो मैं अपना बनाकर रहूंगी। तुम्हारी वजह से मैं पागल हो चुकी हूँ। अब मैं किसी भी हाल में तुम्हें चाहती हूँ, चाहे एक रात के लिए हो या जिंदगी भर के लिए, बस मुझे तुम चाहिए। ये सब सोचते हुए कोमोलिका अपने बिस्तर पर कदल करने लगती है। इधर कामना कोमोलिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वो कोमोलिका की हरकतें देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेटी किसी ऐसे तूफान की तरफ बढ़ रही है जिसे उसकी बेटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कामना कभी भी अपनी बेटी की खुशियों के बीच नहीं आने वाली थी। अगर कोई तूफान उसकी बेटी की तरह बढ़ भी रहा था तो है और उसका पिता दोनों मिलकर तूफान से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी में सारी खुशियां डाल देंगे। ये सब सोचते हुए कामना अपने आंखों में आंसू लिए दोबारा से अपने कमरे की ओर चली जाती है। अनजान जगह इधर एक अंधेरे से कमरे में खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी में अधेड़ उम्र की महिला वाइन की बोतल अपने होठों से लगाकर लगातार वाइन पी रही थी। वह लगभग आधी से ज्यादा वाइन की बोतल खत्म करने के बाद अपने होठों से बोतल हटाती है। आकृति अपने होठों पर जीभ फिराकर अपनी आंखें बंद करके पीछे सोफे पर टिका देती है। चांद की हल्की रोशनी में देखकर साफ पता चल रहा था, उसे देख ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील कर रही है। आकृति के चेहरे पर अकेलापन, उदासी, मायूसी, साथ ही एक खुशी से भरी चमक मौजूद थी। उसके चारों तरफ कुछ और भी वाइन की बोतल पड़ी थी। आकृति अपने रूम में बिल्कुल अंधेरा आकर के बैठी थी, तभी अचानक उस रूम में एक हल्की सी रोशनी फैल जाती है। आकृति के चेहरे पर जैसे ही वह रोशनी पड़ती है, आकृति अपनी आंखें खोलकर अपने फोन को घूमने लगती है। फिर अपना फोन उठाकर देखती है तो उसके फोन पर मोहिनी नाम शो हो रहा था। मोहिनी का नाम देखकर ही आकृति फोन उठाती है और बोली, बोलो मोहिनी, तुमने मुझे कैसे याद किया? ये सुनकर मोहिनी बड़े ही प्यार से बोली, आकृति मैम, क्या आपको मेरा भाई मिला? ये सुनकर आकृति शैतानों की तरह हंसते हुए बोली, तुम दोनों बाप बेटी को क्या लगा कभी वह मुझे नहीं मिलेगा? ये तुम दोनों की गलतफहमी थी, वह मुझे मिल चुका है, जल्द ही मैं उसे अपना बना लूंगी। यह सुनकर मोहिनी बोली, आकृति मैम, जो भी हो जल्दी कीजिए, उनको प्रिंस के महल से भाग जाने की खबर मिल चुकी है। पापा के पास उनका फोन आया था, पापा ने उन्हें बोला कि प्रिंस महल में ही है। बस उन्होंने ही झूठी खबर फैलाई है, क्योंकि अब प्रिंस की शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। पापा अभी प्रिंस की कुछ दिनों तक शादी नहीं करना चाहते, मैं आपको जल्दी कुछ करना होगा, वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल सकता है। ये सुनकर आकृति बोली, ऐसा कौन है जिसे तुम लोग भी इतना डरती हो? ये सुनकर मोहिनी बोली, मैम, आप उनके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है, आपको बस मेरे भाई से मतलब है, उसे रखिए, हमें बस प्रॉपर्टी दे दीजिए, फिर हम सब लोगों से अपने आप निपट लेंगे। ये सुनते ही आकृति को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी, और फिर फोन काट देती है। आकृति चांद की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरे लिटिल फियोंसे से तुम्हें अपने करीब लाने का वक्त आ गया है। इस मोहिनी को क्या लगता है मैं इसकी गुलाम हूँ जो उसकी बातें सुनूंगी? मैं एक बार तुम्हें पालूं, फिर इन दोनों बाप बेटे को देख लूंगी। ये बोलकर वह एकटक चांद को देखने लगी। व्हाइट मैंशन डीएम सोसाइटी। प्रिंस अपने रूम के बालकनी में बैठा एकटक चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में नमी था, उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी से भरे भाव थे। उसने हाथ में गिटार पकड़ रखा था जो दक्षिता ने ही उसे गिफ्ट किया था। फिर चांद को देखते हुए दक्षिता को याद करते हुए बोला, आई लव यू एंजल, आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आ रही। मामा के जाने के बाद कोई भी नहीं था, दादाजी भी हमेशा के लिए दूर हो गए थे, मैंने खुद को अकेला रहने की आदत डाल दी थी, फिर मैं यहाँ पर आया, तब आप मेरी जिंदगी में आई। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, एंजल प्लीज वापस आ जाओ। फिर प्रिंस अपने गिटार पर एक सॉन्ग गाने लगता है। प्यार इंसान के मरने से जाता नहीं, सारी गम बन के रहता है, मगर जाता नहीं मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी खत्म ना होगी वो दिल की बात मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी खत्म ना होगी। किस दिल की बात मैं जुदा भी होके तुझसे मैं कभी जुदा नहीं हुई, मैं जुदा भी होके तुझसे मैं कभी जुदा नहीं हुई है। जन्म जन्म की उल्फत, कोई बेवफा नहीं हूँ, मुझे याद करने वाले मेरा गम कभी ना करना मेरे दिल में रहने
वाले मेरा गम कभी ना करना, मेरे दिल में रहने वाले मेरे प्यार की ही कटर दुनिया नई बस ले बसा ले मुझे याद करने वाले, तेरे साथ साथ हूँ मैं जो कभी खत्म न होगी, जिसमें दिल की बात होगी मुझे याद करने वाले। दक्षिता को याद करते हुए बालकनी में बैठक अपने सॉन्ग गा रहा था, भी अपने मन में बोला मुझे उम्मीद है एंजल कल सुबह मेरे उठने से पहले आ जाएंगी। आप क्या दक्षिता कल वापस आ जाएगी या फिर एक बार फिर मायूस हो जाएगा? आप करती अब क्या करने वाली है और किन लोगों को प्रिंस के महल से भाग जाने की खबर हो गई? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH77 जानू यू स्मेल सो गुड DM सोसाइटी में व्हाइट मैंशन, दक्षिता और प्रिंस का रूम। अगली सुबह 6 बजे सुबह की हल्की मीठी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस वजह से बाहर का माहौल हल्का ठंड से भरा था। दक्षिता के रूम के बाहर की बालकनी में झूले पर ठंड के कारण प्रिंस सिकुड़कर अपने घुटनों में सर छुपाकर सो रहा था। उसकी साइड में गिटार रखा हुआ था। प्रिंस एक छोटे बच्चे की तरह सिकुड़कर मासूमियत भरे चेहरे के साथ सो रहा था। सूरज नरी अपनी लालिमा आसमान में बिखेरते हुए ऊपर की तरह बढ़ रहा था। प्रिंस ठंड के कारण और रोशनी के कारण कसमसाकर करवट बदलने वाला था। उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है। प्रिंस की नींद पूरी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो खुली आंखों से बालकनी को घूरता है, तो उसकी नज़र पास ही पड़े रेस्टिंग चेयर गई। उसने देखा वहां पर दक्षिता एक बहुत ही क्यूट सा क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने अपने पैर पर पैर चढ़ाकर हाथों को सिर के पीछे हाथ लगाकर उसे ही प्यार से देख रही है, और वो उस रेस्टिंग चेयर पर अधलेटी सो रही है। ये देखकर ही प्रिंस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसकी सारी नींद गायब हो गई। वो झूले से झटके से उतरता है, फिर दौड़कर रेस्टिंग चेयर के पास जाता है। प्रिंस कूदकर दक्षिता को गले लगाने ही वाला था, अचानक उसे एहसास होता है वहां पर तो कोई भी नहीं है। इस एहसास से प्रिंस झटके से उठकर बैठ जाता है। प्रिंस ने सुबह सुबह ही ये सपना देखा था। प्रिंस अभी भी झूले पर ही सो रहा था। प्रिंस जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर दौड़ आता है, दक्षिता को ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो उसे बालकनी में नहीं दिखती तो वो दौड़कर अपना गिटार हाथ में लेकर रूम के अंदर आता है। रूम में दक्षिता को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो वॉशरूम में झांक कर देखता है, वहां कोई भी नहीं था। ये सब देखकर प्रिंस मायूस हो जाता है, फिर बिस्तर पर लेट जाता है। अचानक उसे निश्चय की बातें याद आने लगती है। फ्लैशबैक, प्रिंस बिस्तर के बीचों बीच बैठा सामने वॉल पर लगी बड़ी सी दक्षिता की पेंटिंग को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। प्रिंस की आंखें लाल और सूजी हुई थी, गुलाबी गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था प्रिंस बहुत ही ज्यादा रोया है और ना ही ठीक से सोया है। तभी रूम का दरवाजा झटके से खुला, फिर निश्चय अंदर आया, फिर जल्दी दरवाजा बंद कर दिया। बिस्तर के सामने मौजूद रेस्टिंग चेयर पर जाकर बैठ गया और प्रिंस को घूरने लगा। प्रिंस भी निश्चय को घूर रहा था, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। निश्चय को प्रिंस को देखकर बोला, लिटिल चाइल्ड तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? प्रिंस ने फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये देखकर निश्चय ने अपने फोरहेड को 2 उंगलियों से सहलाते हुए फिर से प्रिंस की तरफ देखकर बोला, लिटिल चाइल्ड मैं मानता हूँ तुम अपनी एंजल की बहुत याद आ रही है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी एंजल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छी है कि वो अकेले तुम्हारा ही हम सबका ख्याल रखती है। हम सबका ख्याल रखने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। मनी घर पर बैठने से नहीं मिलती कहाँ। तुम्हें स्ट्रांग बनकर अपनी एंजल का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। तुम भी नहीं चाहते कि एंजल अपना ख्याल रखना छोड़कर हम सब का ख्याल रखे। हम सब लोग तुम्हारी एंजल का ख्याल रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बन गए। तुम्हें भी अब स्ट्रांग बना होगा, जिससे तुम अपना ख्याल रख सको और तुम्हारी एंजल को कम परेशानी हो। प्रिंस निश्चय की सारी बातों को ध्यान से सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। फिर निश्चय प्यार से बोला, तो ठीक है लिटिल चाइल्ड अब खाना खा लो, फिर कल सुबह मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगा। प्रिंस हाँ में सिर हिलाता है, अपने गुलाबी गालों पर मौजूद सूखे हुए आंसू साफ कर लेता है। फिर निश्चय प्रिंस के मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, लिटिल चाइल्ड पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ी देर में खाना खाने नीचे आ जाओ। निश्चय वहां से चला जाता है। निश्चित दरवाजे की तरफ जाते हुए अपने मन में बोला, अगर प्रिंस ऐसे ही मासूम और सेंसिटिव रहा तो दक्षिता के क्रूएल दुश्मनों का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। दक्षिता के दुश्मन प्रिंस को उसकी कमजोरी समझकर इसका फायदा उठा सकते हैं। मुझे कुछ भी करके इसे स्ट्रांग बनाना होगा, जिसे भले ही दक्षु इसकी मासूमियत को प्रोटेक्ट कर पाए। और निश्चय ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, लिटिल चाइल्ड पर मासूमियत सूट भी करती है, लेकिन इसी फाइटिंग सीखनी होगी। जब यह मुसीबत में हो खुद की रक्षा कर पाए, तभी दक्षु के दुश्मन उसे उसकी कमजोरी के रूप में इस्तेमाल ना कर पाए। मैं दक्षु को एक बार फिर उसी तरह नहीं देखना चाहता। मैं उतनी दर्द में कभी भी उसे नहीं देख पाऊंगा। मैंने कितनी मुश्किल से उसे दर्द से निकाला है, यह मैं ही जानता हूँ। भले ही किट्टू भी मेरे साथ थी, लेकिन किट्टू ने दक्षिता का असली दर्द कभी देखा ही नहीं। प्रिंस ने जल्दी से अपना जॉगिंग ट्रैक सूट पहनकर बाहर आता है। 7th फ्लोर के जिम रूम की तरफ चला जाता है। प्रिंस ने देखा जिम रूम में निश्चय के अलावा कोई भी नहीं है। दक्षिता जब किसी मीटिंग के लिए कंट्री से बाहर जाती थी, सब आलसी बन जाते थे।
दक्षता के यहाँ ना होने का फायदा उठाते हुए वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते थे। निश्चय ने जब प्रिंस को जिम रूम में देखा तो वो उसे ट्रेडमिल की तरफ आने का इशारा करता है। जैसे ही प्रिंस ट्रेडमिल पर खड़ा होता है, निश्चय प्रिंस को कुछ बातें समझाता है। निश्चय एक ट्रेनर की तरह प्रिंस से बोला, लिटिल चाइल्ड, तुम्हें मेरे बताए अनुसार एक्सरसाइज करनी है। जब भी तुम्हें ये लगे तुम अब नहीं कर सकते तब मुझे बता देना, मैं ये सब बंद कर दूंगा। हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज उतनी ही अच्छी होती है जितनी हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सके। ये सुनकर प्रिंस हाँ में सिर्फ हिलाता है। निश्चय ने प्रिंस को समझाते हुए बोला, सामान्य तौर पर चलने की सामान्य गति 3 मील प्रति घंटे से लेकर 4 मील प्रति घंटे तक होती है, जबकि इसे चलाने के लिए यह 5 मील प्रति घंटे से 7 या 8 मील प्रति घंटे तक होती है। लेकिन ये ट्रेडमिल का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर निरंतर करता है। निश्चय प्रिंस को फाइटिंग से पहले की एक्सरसाइज के बारे में जरूरी रूल्स बताता है, उसे एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। 20 मिनट तक ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज के बाद निश्चय प्रिंस को कुछ बेसिक एक्सरसाइज करवाता है। फिर वो प्रिंस को बेसिक फाइटिंग की मूव करके दिखाता है। उसके बाद वह दोनों 2 घंटे में एक्सरसाइज और फाइटिंग की मूव करने के बाद बाहर निकलते हैं। प्रिंस अपने रूम में वापस चला जाता है। वहीं निश्चय भी अपने रूम में आता है। उसने देखा उसकी प्यारी सी जानू शावर लेकर आए है। जानवी अभी अभी वॉशरूम से शावर लेकर निकली। इस वक्त उसने सिंपल ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी। जानवी के गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, उनमें से पानी की बूंदें टपक कर उसकी साड़ी और ब्लाउज के अंदर जा रही थी। अपने सामने का हॉट नज़ारा देखकर निश्चय का गला सूखने लगता है तो वो तेज कदमों से जानवी की तरफ बढ़ जाता है। जानवी जैसे ही निश्चय को अपनी तरफ आता देखती है, जानवी अपने और निश्चय के बीच के खूबसूरत मूवमेंट्स को सोचकर एक्साइटेड हो जाती है। जानवी दिल की गहराइयों से निश्चय उसके साथ में रोमांस करे और उसके 2 कारण थे। पहला, नीचे का ये हॉट लुक। नीचे ने इस वक्त ब्लैक टाइट टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। निश्चय की पूरी बॉडी एक्सरसाइज की स्वेट गीली थी। उसकी टीम और फाइटिंग की वजह से कसी हुई बॉडी, उसका खूबसूरत सेक्सी मॉडल की तरह का खूबसूरत शरीर, यह सब जानवी को मदहोश कर रहा था। दूसरा, वह जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन निश्चय कभी भी उसे प्रेग्नेंट नहीं होने देता था। निश्चय जानवी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। निश्चय को हमेशा लगता था कि अगर उन दोनों का बच्चा उनकी जिंदगी में आ गया, जानवी भी अपने बच्चे को उससे ज़्यादा टाइम देगी। वो एक माँ का फर्ज निभाने के चक्कर में अपना पत्नी धर्म का फर्ज निभाना भूल जाएगी। निश्चय जानवी से इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो कभी भी जानवी को अपने बच्चे के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था। निश्चय जानवी को देखते करीब बढ़कर उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटकर उसे अपने करीब कर लेता है। फिर अपनी नाक में जानवी की गर्दन के पास ले जाकर कुछ लंबी सांस लेकर बोला, जानू यू स्मेल सो गुड, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी के अभी खा जाऊं। ये सुन जानवी खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी निश्चय के कानों में किसी म्यूजिक की तरह लगती है। निश्चय जानवी की बहुत खूबसूरत और खनकती हंसी को सुनकर जानवी की गर्दन पर जोर से बाइट कर लेता है, जिस वजह से जानवी की हंसी 1 सेकंड में बंद हो जाती है। जानवी की मीठी सी हल्की सी चीख निकल जाती है। जानवी की मदहोशी बड़ी चीख को सुनकर निश्चय एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी होंठ जानवी की गर्दन और कंधे पर चलाने लगता है। जानवी की गीले बालों को एक हाथ में कसकर पकड़ लेता है। जानवी भी निश्चय की गर्दन में अपने हाथ डालकर खुद को ढीला छोड़ देती है। ये देखकर निश्चय जल्दी जल्दी अपने गर्म होंठ जानवी की ठंडी गर्दन और कंधे पर चलाने लगता है। निश्चय जानवी की गर्दन पर हल्की हल्की किस और बाइट कर रहा था, जिसे जानवी की हर थोड़ी देर बाद हल्की की चीखें निकल रही थी, जिसे महसूस कर प्रिंस को अपनी बॉडी में और ज़्यादा गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। निश्चय को लग रहा था जैसे उसका खून उल्टा दौड़ने लगा हो। इधर जानवी को भी ऐसा ही फील हो रहा था। कुछ देर जानवी की गर्दन और कंधे को किस करने के बाद निश्चय अपना सर जानवी की गर्दन से निकालकर जानवी के मासूम चेहरे को देखता है। निश्चय ने देखा जानवी की बॉडी हल्की सी पीछे की ओर झुकी हुई है, उसकी आंखें मदहोशी से बंद है। वही निश्चय एकटक प्यार से जानवी को देखते हुए अपने मन में बोला, डेविल दक्षु, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को मुझसे दूर कर सकती हो? कभी भी नहीं, मेरी वाइफ मेरे एक टच से पिघल जाती है। निश्चय भी महसूस कर सकता था कैसे जानवी उसके टच से काम नहीं है। इतनी शादी के इतने सालों बाद भी जानवी को आज भी मिल सकी, तब से अपने अंदर एक कट सा फील होता था। जब जानवी को एहसास हुआ निश्चय के हॉट अब हरकत नहीं कर रहे हैं, तो वह अपनी मदहोशी से भरी अब खुली आंखों से निश्चय को देखने लगी। निश्चय ये देखकर जल्दी से अपने होंठ जानवी के होठों पर रखकर किस करने लगता है। जानवी भी निश्चय का साथ देते हुए उसके होठों को शक कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक एक दूसरे के होठों का रस पीने के बाद निश्चय जानवी की पतली गोरी कमर पर चिकोटी काट लेता है। इस सेंसिटिव टच से जानवी के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर निश्चय अपनी जीभ जानवी के मुंह में डाल देता है। निश्चय को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी जीभ सॉफ्ट और गर्म जगह पर आ गई हो। इधर अपने मुंह में निश्चय की जीभ महसूस कर जानवी को अपने शरीर में एक जोर का कट फील हुआ और उसकी बॉडी हल्की हल्की कांपने लगी।
अपने छोटे से टच से जानवी को पिघलते देख निश्चय अपनी जीभ जानवी के मुंह में घुमाने लगा और जानवी के मुंह के अंदर मौजूद हनी के टेस्ट को अपने अंदर लगने लगा। इधर जानवी भी निश्चय के मुंह में अपनी जीभ डालकर उसका पूरा मुंह एक्सप्लोर रही थी। वह दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। निश्चय के हाथ जानवी की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। निश्चय ने अभी तक जानवी की साड़ी को लगभग उससे अलग ही कर दिया था। जानवी का पल्लू खुला हुआ था और उसकी साड़ी की प्लेट्स भी खुल चुकी थी। इधर निश्चय के हाथ कभी जानवी की ब्रेस्ट पर तो कभी जानवी के प्राइवेट पार्ट पर घूम रहे थे। निश्चय भी जानवी के प्राइवेट पार्ट्स को अपने हाथों में भरकर दबा रहा था, जिससे जानवी की चीखें निकल रही थी। जानवी और ज्यादा मदहोश होती जा रही थी, वहीं निश्चय भी बुरी तरह मदहोश हो चुका था। निश्चय और जानवी एक दूसरे को किस करने में इतना खो चुके थे। उन्होंने अपने रूम का दरवाजा भी बंद नहीं किया था, जिस वजह से दरवाजे पर खड़ा इंसान टुक टुक जानवी और निश्चय को रोमांस करते हुए देख रहा, किसी के यहाँ होने के एहसास से भी दूर रहने से, और जानवी एक दूसरे में खोए हुए थे। दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रिंस क्या फाइटिंग में अपना बेस्ट दे पाएगा? क्या सब लोग प्रिंस पर फाइटिंग स्किल सीखने के बारे में जानकर खुश होंगे या फिर कुछ और? दक्षिता क्या निश्चय के इस कदम से खुश होगी या फिर वह अपने पॉजिटिव में निश्चय से दूर हो जाएगी? और वैसे भी दक्षिता को प्रिंस का किसी और के क्लोज जाना पसंद नहीं। अब दक्षिता क्या करने वाली है, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH78 बेशर्मी और क्वीन निश्चय और जानवी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। रूम के दरवाजे पर खड़ा भावेश उन्हें टुकुर टुकुर देख रहा था। भावेश यहाँ प्रिंस के बारे में निश्चय से कुछ बात करने आया था। भावेश ने निश्चय और प्रिंस को जिम रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। भावेश ने देखा प्रिंस और निश्चय दोनों ही पसीने से भीगे हुए हैं, जिससे भावेश आसानी से समझ गया था प्रिंस और निश्चय एक्सरसाइज करके आए हैं। लेकिन भावेश को दक्षिता ने साफ वार्निंग दी थी कि प्रिंस के करीब उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, जिस वजह से भावेश को डर था इस बारे में अगर दक्षिता को पता चला तो फिर वह उसे भी कभी प्रिंस के करीब नहीं आने देगी। वैसे तो अगर भावेश चाहता तब दक्षिता को हमेशा के लिए प्रिंस से दूर कर सकता था, लेकिन भावेश अच्छी तरह जानता था अब प्रिंस को दक्षिता से दूर करना मतलब प्रिंस को हमेशा के लिए खो देना था। ये बात भावेश ने इन 2 दिनों में नोटिस कर ली थी। प्रिंस को अगर किसी चीज से प्यार था तो वो खाना और नींद थे। इन दोनों के बिना प्रिंस बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, लेकिन इन 2 दिनों में प्रिंस ने न तो खाना खाया और न ही ठीक से सोया था, जिसे भावेश प्रिंस का अपनी एंजल के लिए प्यार, अफेक्शन, जरूरत, अट्रैक्शन और फीलिंग समझ गया था। प्रिंस के लिए अपनी सांसों से भी ज्यादा जरूरी दक्षिता यानी उसकी एंजल हो गई। इसीलिए भावेश निश्चय को प्रिंस से दूर रखना चाहता था। जब दक्षिता वापस आएगी तब शायद वो ये बात कभी भी पसंद नहीं करेगी। निश्चय उसके जाने के बाद प्रिंस को बदल रहा है। भावेश ने आज सुबह जब प्रिंस को जिम रूम से निकलते हुए देखा था तब प्रिंस के चेहरे पर वह मासूम एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें खालीपन, चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। और भावेश को अच्छी तरह दक्षिता कभी भी अपने प्रिंस को ऐसा हार्टलेस इंसान के रूप में नहीं देखना चाहती, जो किसी के इमोशन की परवाह ना करे। वह हमेशा उसे मासूमियत से भरा एक एंजल के रूप में देखना चाहती थी। प्रिंस को हर किसी के छोटे से दर्द से भी ज्यादा दर्द प्रिंस को फील हो, भले ही उससे दक्षिता को कितनी भी जलन क्यों ना महसूस हो, लेकिन फिर भी वह हमेशा यही चाहती थी प्रिंस उसी तरह का साफ दिल का बच्चा रहे जो इस दुनिया को अपनी मासूम नजरों से देखे। दक्षिता को मैच्योर और 2 चेहरे वाले लोग पसंद नहीं थे। उसको हमेशा यही लगता था जैसे एक माँ अपने बच्चे की नहीं हो पाई, कोई दूसरा उसका क्या होगा। जब तक इंसान प्रिंस जैसा मासूम ना हो, जो किसी जानवर को भी अपनी से पहले रखता हो। ये सब सोचकर भावेश को अब चिंता हो रही थी। अगर निश्चय इसी तरह प्रिंस को बदलता रहा तब शायद दक्षिता और निश्चय के रिश्ते में खटास आ सकती है। भावेश ने देखा दक्षिता निश्चय की कितनी इज्जत करती है, वहीं निश्चय भी दक्षित को छोटी बहन की तरह चिढ़ाते रहता है। ऐसा रिश्ता दक्षिता का किसी के साथ नहीं था। भावेश निश्चय के रूम के दरवाजे पर खड़ा अपनी सोच में गुम था, लेकिन कोई भावेश को देखकर तो यही लगता वो जानवी और निश्चय का रोमांस देख रहा है। अचानक जानवी किस करते हुए दरवाजे की तरफ एक नज़र देखती है। अचानक ऐसे दरवाजे पर खड़े भावेश को देखकर जानवी जल्दी से निश्चय को धक्का देती है। जानवी अपनी अस्त व्यस्त साड़ी को संभालते हुए एक चीख के साथ वॉशरूम में भाग जाती है। निश्चय अचानक से लगे झटके से खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि जानवी की चीख सुनकर वो लड़खड़ाकर एक जोरदार आवाज के साथ पीछे की ओर गिर गया। फिर जानवी को वॉशरूम में भागते हुए अजीब नजरों से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी जानू को हुआ क्या है जो इस तरह अजीब बिहेव कर रही है। इधर भावेश जो इतनी देर से अपनी सोच में गुम था, उसे नहीं पता अभी क्या हुआ। वो जानवी की चीख से अपने होश में आया। वो अपनी आंखों में कंफ्यूजन के साथ रूम में देखने लगा। उसने देखा जानवी अपनी साड़ी संभालते वॉशरूम की तरफ भाग रही है। वहीं अभी निश्चय एक बेवकूफ की तरह जमीन पर गिरा पड़ा है। ये देखकर अचानक भावेश को हंसी आ गई। उसने निश्चय को प्राउड और शांत इंसान के रूप में देखा था, लेकिन आज एक बेवकूफ की तरह फर्श पर पड़ा। ये देखकर भावेश को हंसी आ गई।
भावेश को ऐसा फील होता है जैसे कोई अपनी सुलगती हुई आंखों से उसे घूर रहा है। भावेश अपने साइड में देखा जहां कीर्ति उसे गुस्से से घूर रही थी। वह बस एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कीर्ति को गुस्से में देखकर भावेश की हंसी गायब हो गई। इधर भावेश की हंसी सुनकर निश्चय कंफ्यूजन में भावेश की तरफ देखता है। भावेश और कीर्ति को दरवाजे पर खड़ा देख निश्चय को लगभग अंदाजा हो गया था अभी क्या हुआ जिस वजह से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। निश्चय को अपने आप पर और भावेश पर गुस्सा आ रहा था। भावेश और कीर्ति कैसे किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को इस तरह देख सकता है, और वो दरवाजा बंद करना कैसे भूल सकता है। सबसे ज्यादा निश्चय को भावेश की बेशर्मी देखकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से लाल आंखों से ठंडी आवाज में कीर्ति और भावेश को देखते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कपल के रूम के बाहर ऐसे खड़ा होने पर शर्म नहीं आती? निश्चय की ठंडी आवाज सुन भावेश अंदर से थोड़ा सा कांप गया। फिर भी खुद को डिफेंड करते हुए अपनी नजरें इधर उधर करके बोला, निश्चय भाई मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, मैं अपनी सोच में था। मैं आपके रूम के दरवाजे पर पहुंच गया, मुझे नहीं पता अभी इस रूम में क्या हुआ है। ये सुनकर कीर्ति और निश्चय ने राहत की सांस ली। फिर भी निश्चय ठंडी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर भावेश निश्चय की आंखों में आंखें डालकर बोला, भाई मुझे प्रिंस को लेकर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर निश्चय हाँ में सिर हिलाता है, उसे थोड़ी देर में आने का इशारा करता है। वही कीर्ति भावेश को घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। भावेश भी कंफ्यूजन में कीर्ति के पीछे पीछे लिविंग रूम में चला जाता है। भावेश कीर्ति की पीठ को घूरते हुए अपने मन में बोला, इस नेक्चुरली डॉक्टर साहिबा को क्या हो गया है? फिर अपने कंधे उचकाते हुए अपने मन में बोला, जो हो मुझे क्या करना। इधर निश्चय जमीन से खड़ा होता है, अपनी कमर को सहलाता है क्योंकि उसकी कमर में थोड़ी चोट लग गई थी। जैसे ही बाहर से आवाज आना बंद हुई, जानवी भी वॉशरूम से बाहर आ गई और वो गुस्से से निश्चय को घूरने लगी। निश्चय ने जानवी की तरफ देखकर अपने दांत फाड़ते हुए बोला, जानू क्या हुआ? मुझे नहीं पता था वो ऐसा आ जाएगा और उसने हमें रोमांस करते हुए नहीं देखा। वो अपनी सोच में गुम था, तुम्हें गलतफहमी हो गई, वो हमें देख रहा था। जानवी राहत की सांस लेती है, फिर निश्चय को घूरते हुए बोली, अगर दोबारा से ऐसी गलती की तब मैं आपको कभी खुद को टच नहीं करने दूंगी, कभी आपसे बात नहीं करूंगी, हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अपने डैडी से बोलकर आपको ऑस्ट्रेलिया में बेन करवा दूंगी। जानवी के डैड ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट है। ये सुन निश्चय का पारा हाई हो गया और वह गुस्से से जानवी की कमर पकड़कर अपने करीब करके जुनून के साथ बोला, जानू तुम चाहे मुझे मार लो, पीट लो, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा बुरा बाप भी अब हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। फिर निश्चय बड़ी सी डेविल स्माइल के साथ बोला, जानू तुम्हें तो याद ही होगा क्योंकि मैंने तुमसे शादी करने के लिए उस बूढ़े के बहुत ही हाथ पैर जोड़े हैं और एक कड़ी मेहनत करके तुम्हें पाया है। अब तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। ये सुन जानवी ने निश्चय की तरफ देखकर नकली हंसी के साथ कहा, हब्बी मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर निश्चय जानवी को हल्के से खुद से धक्का देकर वॉशरूम के अंदर चला गया। जानवी भी अपनी धड़कते दिल पर हाथ रखकर बोली, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, किस तरह आपने मेरे डैड को मनाया है। आज भी वो सब याद करके मेरी रूह कांप जाती है। फिर जानवी को ही याद आता है उसे ब्रेकफास्ट रेडी करना है। ये सोचकर जानवी जल्दी से अपनी मांग में सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहनकर लिफ्ट की ओर चली जाती है। जानवी के डैड ऑस्ट्रेलियन और मॉम इंडियन थी। जानवी ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न कपड़े पहनती है, वहाँ जानवी कभी मंगलसूत्र और सिंदूर का यूज नहीं करती थी, लेकिन वह इंडिया में पूरे ट्रेडिशनल तरीके से रहना चाहती है। उसे पता था कभी भी उसकी प्यारी दक्षु के दादू दादी आ सकते हैं। निश्चय ने एयरपोर्ट से आते वक्त उसे बताया था, जब से दक्षिता ऑस्ट्रेलिया गई है तब से 2 घंटे के लिए दादू और दादी हमेशा प्रिंस से मिलने आते हैं। प्रिंस बिल्कुल भी अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलता, हमेशा दादू और दादी मायूस होकर चले जाते हैं। जैसे ही जानवी लिफ्ट में एंट्री करती है, अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। एम्पोरियम होटल साउथ बैंक ऑस्ट्रेलिया, प्राइवेट रूम नंबर 809। एक लड़की ब्लैक लॉन गाउन में चेहरे पर मास्क लगाए बैठी थी। उस मास्क के फोरहेड के हिस्से पर क्वीन क्राउन जैसे लोगो बना हुआ था। उसके चारों ओर खतरनाक ऑरा था। वो सिंगल सोफे पर अलग ही बैठी थी, उसके काले घने बाल सोफे पर बिखरे हुए थे। वही लड़की के ब्लैक गाउन हुप सोफे के चारों ओर फैला हुआ था, जिस वजह से वह किसी क्वीन से कम नहीं लग रही थी। लड़की से 3 मीटर की दूरी पर कुछ सोफा सेट की टेल और कुछ सिंगल सोफे जिस पर व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में लड़की ब्लैक मास्क लगाए बैठी थी। उसके बगल में ब्लैक टक्सीडो सूट में हैंडसम सा लड़का अपने चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था। इसके साथ ही उनके चारों ओर कुछ दूरी पर कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। वहीं पर उन सब लोगों के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 2 बॉडीगार्ड और खूबसूरत असिस्टेंट के साथ हिलाकार के सोफे पर बैठा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी घूरकर उस लड़की को देख रहा था जो अकेली कुछ दूरी पर बैठी थी। उस आदमी को अजीब लग रहा था। उस लड़की के साथ आए लोग भी उससे दूरी बनाकर बैठे हैं।
अचानक उस रूम में उस लड़की की ठंडी आवाज गूंजी। वो बोली, मीटिंग शुरू करते हैं। ये सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की असिस्टेंट जल्दी से खड़ी होती है, बिना किसी हाव भाव के प्रेजेंटेशन शुरू कर देती है। अधेड़ उम्र के आदमी का नाम मैक्स जॉन और उसकी असिस्टेंट एलिस मरीन था। एलिस अपने सामने बैठी काले गाउन वाली लड़की के बारे में अच्छी तरह जानती थी। ये दक्षिता मेहरा है। इसकी पहचान डीएम के नाम से पूरे ऑस्ट्रेलिया में है। हर कोई ऑस्ट्रेलिया में डीएम के नाम से डरता है। ऑस्ट्रेलिया की बिजनेसमैन और अपर क्लास के लोगों को यही लगता है अंडरवर्ल्ड की डेविल क्वीन से डीएम का कोई रिश्ता है। भले ही इंडिया में लोग दक्षिता मेहरा और डीएम की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते, ऑस्ट्रेलिया के सभी अपर क्लास और बिजनेसमैन अच्छी तरह जानते हैं दक्षिता मेहरा ही बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन डीएम है। डीएम कितनी खतरनाक है ये भी वह लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग भी गलत तरीके से डीएम कॉरपोरेशन के साथ बिजनेस करते हैं, उन्हें रातों रात डीएम अंडरवर्ल्ड की क्वीन के साथ मिलकर बर्बाद कर देती है। सबको देखकर यही लग रहा था, दक्षिता शांति से बैठी है, लेकिन दक्षिता ही जानती थी उसके अंदर कौन सा तूफान आया हुआ है। दक्षिता को अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कमजोरी फील हो रही थी। उसे लग रहा था वो कभी भी बेहोश हो सकती है। दक्षिता ने पहली बार आज किसी को डराने की जगह अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए इतना खतरनाक कोरा अपने चारों तरफ बना रखा था। अब दक्षिता जल्द से जल्द अपने क्यूटी के पास पहुंचना चाहते थी, इसलिए जल्द से जल्द मीटिंग खत्म हो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो पहली फ्लाइट से इंडिया चली जाए। फिर इंडिया जाकर वह बेहोश भी हो जाएगी, तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया जाने से पहले खुद को कैसे भी करके कंट्रोल में रखना होगा। दक्षिता को ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो बेहोश शायद वो कुछ दिनों तक नहीं उठ पाएगी। दक्षिता कभी भी नहीं चाहती थी कि वो प्रिंस से इतने दिनों तक दूर रहे, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठी थी। लेकिन वह कहते हैं ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी भी नहीं होता और किसी भी इंसान के हाथ में अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता। दक्षिता जल्दी से अपने गाउन की बाजू झटकती है। दक्षिता ने अपने हाथ को इधर उधर घुमाकर अपने हाथ में व्हाइट कलर की छोटी सी टैबलेट लेकर आती है। उस टैबलेट को सब लोगों की नज़रों से बचाकर अपने मुंह में डाल लेती है। बिना पानी के उस टैबलेट को निगल जाती है। जैसे ही उस टैबलेट को निगलती है, दक्षिता कसकर हाथों की कसकर मुट्ठी बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्षिता के हाथ और उसकी गर्दन पसीने से भीग चुकी थी। दक्षिता की बॉडी हल्के से कांप भी रही थी। फिर दक्षिता एक झटके में अपनी आंखें खोल देती है। इस वक्त दक्षिता की आंखें खून की तरह लाल थी। दक्षिता अपने मन में बोली, एक बार फिर मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा है। अगर उन लोगों को पता चला तो मुझे एक बार फिर उन सबकी डांट सुननी पड़ेगी और साथ ही धमकी भी। यह सोचकर दक्षिता अपना सर झटक कर सामने ध्यान लगाती है। अपने सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। भावेश प्रिंस के बारे में निश्चय से क्या बात करना चाहता है? क्या भावेश निश्चय को ग्रीन स्कॉफाइट दिखाने से मना कर देगा? और जानवी ने लिफ्ट में ऐसा क्या देखा कि वह हैरान हो गई? उन तक सीता ने ऐसी कौन सी टैबलेट ली और वह इतनी खराब हालत में कैसे पहुंच गई? दक्षिता को क्या हुआ है? दक्षिता ने अपने सामने ऐसा क्या देखा जिसे वह हैरान हो गई? दक्षिता को कौन लोग काटने वाले हैं? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH79 दक्षिता को प्यार का एहसास होना। एम्पोरियम होटल ऑस्ट्रेलिया। प्राइवेट रूम में अचानक दक्षिता ने अपनी खून जैसी लाल आंखों को खोला तो अपने सामने मौजूद लोगों को खुद को आंखों में खौफ के साथ टुकुर टुकुर घूरते हुए देखा तो वह अपनी खौफनाक आंखों की टकटकी की बारी सबके ऊपर लगाती है तो सब लोग अपनी नजरें हटाकर ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत बिजी हो। इधर दक्षिता की पूरी बॉडी पूरी पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखा रही थी जैसे वो अनकंफर्टेबल हो। वो बस शांति से बैठी एकटक सब लोगों को देख रही थी। सबने डर के मारे दक्षिता से अपनी नजरें हटा ली। एलिस ने अपनी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती। दरअसल कुछ देर पहले सबको ऐसा लगा जैसे दक्षिता की बॉडी कांप रही हो। शायद दक्षिता की तबीयत खराब हो। ईशा और अर्जुन जानते थे कि दक्षिता का कुछ दिन पहले कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। दक्षिता एक दिन के लिए कोमा में चली गई थी। कोमा से वापस आने के बाद दक्षिता ने अपना प्रॉपर इलाज नहीं करवाया था। इस चीज से अर्जुन और ईशा दोनों ही परेशान थे। कहीं उनकी बॉस की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, लेकिन अपने बॉस की लाल डरावनी आंखें देखकर उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी वो दक्षिता की तबीयत के बारे में चिंता कर सके, दक्षिता से उसकी तबीयत के बारे में पूछ सके। इधर दक्षिता ने यह महसूस कर राहत की सांस ली। आज वो अपनी खौफनाक खतरनाक ओरा और अपने अंदर मौजूद डेविल साइड की वजह से बच गई। दक्षिता ने कुछ गहरी सांस लेकर प्रेजेंटेशन पर पूरा कंसंट्रेशन लगाती है। दरअसल मिस्टर जॉन दक्षिता के सामने शर्त रखी थी। वो एक प्रोजेक्ट डीएम कॉरपोरेशन के साथ करेंगे, उसके बदले वह मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ यह प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। तब दक्षिता ने उसे साफ कहा उसको उनका वो प्रोजेक्ट का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देगी कि वो ये प्रोजेक्ट उनके साथ करेगी। जॉन कॉरपोरेशन अगर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ यह प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, दक्षिता डीएम कॉरपोरेशन के साथ यह प्रोजेक्ट आसानी से कर सकती है।
लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो उनके पास ही ऑफर लेकर आए हैं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। तब मिस्टर जॉन ने साफ कहा कि अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट का आइडिया पसंद नहीं आता है तो डीएम कॉर्पोरेशन को जॉन कॉर्पोरेशन के साथ प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जॉन को भी अगर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट पसंद आता है तो वो चाहे डीएम कॉर्पोरेशन के साथ यह प्रोजेक्ट ना कर पाए, लेकिन मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री को अपना प्रोजेक्ट जरूर देंगे। ये सुनकर दक्षिता को मिस्टर जॉन की ईमानदारी पसंद आई। वैसे भी बिजनेस में हर कोई अपना फायदा ही देखता है, कोई भी अपने बिजनेस में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उनके साथ दोनों ही प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार थी जब तक उनका आइडिया बेस्ट होता है। एलिस ने पूरी प्रेजेंटेशन खत्म की तब वो आइडिया दक्षिता को बहुत पसंद आया, भले ही दक्षिता ने उस आइडिया को पूरी तरह नहीं देखा था। दक्षिता को आखिरी समरी भी देखकर वह आइडिया पसंद आ गया था। जब दक्षिता ने एलिस की प्रेजेंटेशन अप्रूव कर दिया तब ईशा ने खड़ी होकर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की ओर से प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दी। उससे मिस्टर जॉन भी इम्प्रेस हो गए। फिर उन लोगों ने कुछ डिस्कशन किया और फिर दोनों ही प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। मिस्टर जॉन के जाने के बाद प्राइवेट रूम में शांति पसर गई। दक्षिता ने अपनी कोड आवाज में कहा, इंडिया के लिए टिकट बुक करो, जो भी सामान ऑस्ट्रेलिया से लेना है वो इकट्ठा करो, हम सीधा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ये सुनकर ईशा को छोड़कर सब लोग बाहर चले गए। कुछ बॉडीगार्ड्स प्राइवेट रूम के दरवाजे पर खड़े हो गए। वहीं दक्षिता ने कसकर अपनी आंखें बंद की और हाथों की मुट्ठी बनाकर रेस्टिंग सोफे से खड़ी होकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। ईशा को पता नहीं क्यों दक्षिता को देखकर लग रहा था जैसे दक्षिता कुछ छुपा रही है, लेकिन ईशा अच्छी तरह जानती थी जब तक उसकी बॉस चाहे तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। दक्षिता अपने प्राइवेट रूम में पहुंचकर अपना मास्क उतार कर सकता है। दक्षिता का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। दक्षिता हड़बड़ी में वॉशरूम के अंदर जाती है। उसकी ड्रेस और बॉडी बुरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। फोरहेड की चोट और हाथों पैरों की चोट से हल्का हल्का खून चमक रहा था। दक्षिता की बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। दक्षिता ने जल्दी से अपनी गाउन की पिछली जिप खोलकर गाउन को एक झटके में उतार दिया। दक्षिता बिना अपनी चोट की परवाह के गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी बॉडी पर शावर का गर्म पानी जैसे जैसे पड़ रहा था वैसे वैसे उसकी बॉडी का कंपन कम होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद दक्षिता एक व्हाइट कलर का बाथरोब पहनकर रूम में आई। फिर दक्षिता धीरे धीरे अपने कदम बिस्तर की तरफ बढ़ा देती है। फिर बिस्तर के पास जाकर बिस्तर पर बैठकर हेडरेस्ट से अपनी कमर लगाकर अपने फ़ोन को उठाकर उसमें प्रिंस की गहरी नींद में सोते हुए की क्यूट पिक्चर देखकर बोली, क्यूटी जल्दी अब मैं तुम्हारे पास होंगी, तुम चिंता मत करो, बस मुझसे नाराज मत होना, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी नहीं। अगर तुम मुझसे रूठ गए तो मैं तुम्हें मना लूँगी, लेकिन तुम्हारी बेरुखी सहन नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है, तुम अब मेरी जिंदगी बन गए हो। मेरे प्यारे क्यूटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मुझे हमारे रिश्ते का मतलब समझ में आ गया है। आई लव यू क्यूटी, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। हम जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे, हमेशा एक साथ खुश रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे शादी करने से पहले अपने दुश्मनों को हमारी जिंदगी से हटाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो लोग तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए कि जब तक और मेहरा मेंशन से उन सबको नहीं निकाल देती तब तक मैं हमारे रिश्ते को एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सजा है, वो किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं समाज के बनाए गए रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं कभी भी नहीं चाहती। फिर दक्षिता थोड़ी देर रुककर आगे बोली, कोई तुम्हारे करैक्टर पर उंगली उठाए और खासकर मैं अपने दादा दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, और लोग भी मेरे शादी के अरमान सजा कर बैठे हैं। डैड तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए, माँ ने कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया, इसीलिए मेरे लिए मेरे माँ बाप दादी और दादू हैं। मैं अपने प्यारे से दादा दादी की आखिरी इच्छा पूरी जरूर करूंगी। उन्होंने लाइफ में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और मुझे यकीन है वो लोग मुझसे मेरी शादी के अलावा कुछ भी नहीं मांगेंगे। वैसे भी वह मेरी खुशियां चाहते हैं, तो मैं क्यों ना हमारे रिश्ते को एक नाम देकर उन्हें उनकी खुशियां दे दूं। ये सोचकर दक्षिता के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इतने में ही उसकी का दरवाजा लॉक होता है। दक्षिता हैरानी से दरवाजे की तरफ देखकर बोली, इस वक्त कौन आया है? दक्षिता के दरवाजे पर कौन आया है और क्या दक्षिता इंडिया के लिए निकल पाएगी या कुछ और होगा? इंडिया डीएम सोसाइटी में व्हाइट मेंशन की लिफ्ट में जैसे ही जानवी ने लिफ्ट में कदम रखा, उसने देखा कि सामने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और बालों को एक छोटी सी पोनीटेल में बांधे बहुत ही मासूम सा बच्चा खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। वो एकटक की दीवार को घूर रहा था। उसके चेहरे पर साफ मासूमियत झलक रही थी, लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक हल्का सा दर्द और इंतजार भी देखा जा सकता था। अपने सामने खूबसूरत और मासूम बच्चे को देखकर जानवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। जाने का मन किया। वह आगे बढ़कर प्रिंस का सिर सहलाए और बोले, वो उसके साथ है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, दक्षिता जल्द ही वापस आ जाएगी। उसके चेहरे पर इस तरह की उदासी अच्छी नहीं लगती। प्रिंस को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है।
तब प्रिंस ने जानवी को अपनी मासूम नजरें उठाकर देखा। अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जल्द ही वह चमक चली भी जाती है। फिर भी एक टक जानवी को देख रहा था। प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था यह अनजान महिला उसके घर में क्या कर रही है। प्रिंस सवालिया नजरों से जानवी को देख रहा था। ये देख जानवी अपने होश में आए और प्रिंस को देखकर स्माइल करती है। जानवी ने प्रिंस के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज पहली बार प्रिंस को पहली बार देखते ही वो पहचान गई थी कि यही दक्षिता का क्यूटी प्रिंस है। उसे प्रिंस बहुत ही अच्छा लगा। प्रिंस को देखते ही पता नहीं क्यों जानवी का दिल ममता से भर गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रिंस का सर सहलाकर बोले, छोटे बच्चे तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन जानवी अच्छी तरह जानती थी प्रिंस अभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, जिस वजह से जानवी एक प्यारी सी स्माइल के साथ प्रिंस से कुछ दूरी बनाकर खड़ी हो गई। प्रिंस अभी भी जानवी को ही अजीब नजरों से घूर रहा था। ये देखकर जानवी बोली, क्या हुआ बच्चे? ये सुनते ही प्रिंस की आंखों में नमी आ गई। आज दक्षिता के जाने के बाद पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से बात की थी। भले ही सब लोग उसकी चिंता कर रहे थे, लेकिन कोई भी उतनी ममता और प्यार से बात नहीं की थी जितनी जानवी ने की थी। प्रिंस की आंखों में नमी देखकर पता नहीं क्यों जानवी को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। जानवी प्यार से बोली, बच्चे क्या हुआ? आपको दक्षिता की याद आ रही है? तो तुम चिंता मत करो, जल्दी ही वापस आ जाएगी। तब तक के लिए आप मुझे बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है। फिर जानवी कुछ देर रुकने के बाद प्यार से प्रिंस को देखकर बोली, छोटे बच्चे मैं आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी और हम दक्षिता का वेट करेंगे। मैं भी उससे बहुत दिनों से नहीं मिली, मैं उससे मिलने ही ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई हूँ। अभी यहाँ पर मुझे नहीं मिली और मैं कम से कम 1-1.5 साल से दक्षिता से नहीं मिली हूँ। अब तुम सोचो मुझे भी उसकी कितनी याद आती है। ये सुनते ही प्रिंस हमें सिर हिलाता है और प्यार से बोला, क्या एंजल जल्द ही वापस आ जाएगी? यह सुनकर जानवी की आंखें नम हो गई। उसे प्रिंस की आवाज़ अपने कानों में किसी स्मूथिंग म्यूजिक की तरह लगी। जानवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में एक बहुत ही सुरीला म्यूजिक बजाया हो। जानवी प्रिंस की तरफ अपनी चमकली आंखों को देखकर हाँ में सिर हिलाती है। फिर वह लोग जब लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो जानवी उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, तुम चिंता मत करो बच्चा, मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? ये सुनकर प्रिंस जानवी की आंखों में देखने लगा। दरअसल प्रिंस को सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वह ठीक से कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा था। कल रात भले ही उसने खाना खाया था, लेकिन थोड़ा सा ही खाया था। उसका बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं था। लेकिन आज प्रिंस जानवी से मिला था, उसे अपने दिल में कुछ हल्कापन फील हो रहा था। उसे अभी भी दक्षिता की याद आ रही थी, लेकिन प्रिंस को कंफर्टेबल भी महसूस हो रहा था। प्रिंस को भावेश दक्षिता और जानवी के आसपास से महसूस हुआ था। जानवी और प्रिंस का बॉन्ड कैसा होगा? क्या निश्चय जानवी का प्रिंस के लिए इतना ममता भरा व्यवहार पसंद करेगा या जानवी को प्रिंस से दूर करने की कोशिश करेगा? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। सीख न्यू दुश्मन की एंट्री डीएम सोसाइटी व्हाइट मेंशन में। जानवी और प्रिंस एक साथ लिफ्ट से निकलते हैं। जानवी प्यार से प्रिंस को कुछ समझा रही थी, वही प्रिंस एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला रहा था, जैसे वो जानवी की सारी बातें समझ रहा हो। और जानवी प्रिंस को ऐसे समझा रही थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझा रही हो। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बिहेव करते देख लिविंग रूम में बैठे सब लोग आंखें फाड़े प्रिंस और जानवी को देख रहे थे। निश्चय ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और फिर अपने मन में बोला, पहले वो एक क्या कम थी जो अभी उसका क्यूटी मेरी जानू के पीछे पड़ गया। मेरा मन तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर एक ऐसे आइलैंड पर चला जाऊं जहां पर मेरी जानू और मेरे अलावा कोई भी नहीं हो। निश्चय ने सोचा, दोनों मेरी जानू के करीब नहीं जाते बल्कि 1 मीटर की दूरी पर रहते हैं। दोनों का मेरी जानू के साथ बॉन्ड देखकर लगता है जैसे भले ही फिजिकली एक दूसरे के करीब ना हो, लेकिन दिल से इतने करीब है। मैं खुद भी इतना करीब अपनी जानू के कभी नहीं जा पाया। ऐसा इन दोनों में क्या है? मेरी जानू इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इनसे जल्दी अच्छा बॉन्ड बना लेती है। निश्चय अपनी सोच में ही था, तभी उसने देखा जानवी प्रिंस को इशारा करके लिविंग रूम में बैठने को कहा। खुद किचन में चली गई। निश्चय अपनी सोच से बाहर आया, अपनी रेस्टिंग चेयर से उठकर सीधा किचन की ओर चला गया। ये देखकर अनीश मुंह बनाते हुए बोला, लो शुरू हो गया इन दोनों लव बर्ड्स का रोमांस। अनीश बात सुनकर कीर्ति किचन की तरफ घूर कर देखती है, फिर मुंह बनाकर अपने फोन में मेल्स चेक करने लगती है। इधर भावेश भी अपना सर उठाकर एक पल के लिए अनीश को देखता है, फिर वो अपने टैबलेट में हमेशा की तरह कुछ काम करने लगता है। आदर्श, कांची और करण तो ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। इधर लिविंग रूम में भले ही सब लोगों ने अनीश की बात को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन इसी लिविंग रूम में मौजूद एक मासूम सी जान जो अपने फोन में दक्षिता की कॉल या मैसेज का वेट करते हुए उसे घूर रही थी। अचानक प्रिंस के छोटे से दिमाग में लव बर्ड्स नाम गूंजने लगा। वो बस एकटक अनीश को देखते हुए सोचा, ये लव बर्ड्स कौन सा बर्ड है? उसने कभी इसके बारे में कभी क्यों नहीं पढ़ा? उसने हर जानवर, म्यूजिक, डांस और बहुत भी किताबें पढ़ी है,
प्रिंस ने लगभग दुनिया की हर चीज के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन उसने कभी भी लव बर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ा। क्या ये कोई नया बर्ड है क्या? बुक्स में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। प्रिंस अपने मन में बोला, मैं लव बर्ड्स के बारे में कहाँ पढ़ सकता हूँ? मुझे जानना है ये कैसे होते हैं। क्या सच में यह मेरी तरह क्यूट होते हैं या फिर कोई गंदे बर्ड्स होते हैं? नाम तो मेरी तरह है, इनका कितना क्यूट है, लव बर्ड्स। प्रिंस अपने मन में इस नाम को दोहराते हुए स्माइल करने लगा। प्रिंस का अनीश के साथ कोई भी अच्छा कन्वर्सेशन नहीं रहा। एक बार अनीश के डॉगी ने प्रिंस को कितना परेशान किया था, जिस वजह से फिर दक्षिता ने उसको पनिशमेंट दी थी। उसका बदला लेने अनीश ने उसे एंजल के छोड़कर जाने की बात से चिढ़ाया, जिस वजह से उसकी एंजल ने अनीश को डीएम सोसाइटी की क्लीनिंग का काम दिया था, जो सबकी मदद करने के बाद भी 2 दिन में जाकर कंप्लीट हुआ था, जिस वजह से प्रिंस को पता था कि अनीश उससे गुस्सा है। प्रिंस ने फिर भी अपनी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं कर पा रहा था। प्रिंस ने अपनी मासूम सी आवाज में अनीश की तरफ देखकर बोला, अनीश भैया, क्या आपके पास लव बर्ड्स के बारे में कोई बुक है? मैंने आज तक इस बर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे जाना है ये लव बर्ड्स कैसा दिखता है। प्रिंस बहुत ही मासूमियत अरे अनीश को देखते हुए आगे बोला, भाई आपके पास लव बर्ड्स असली में है क्या? मुझे आप दिखा सकते हो, मुझे लव बर्ड्स एक बार देखना है। प्रिंस की बात सुनकर लिविंग रूम में मौजूद सारे लोग अपनी जगह जम चुके थे। उन लोगों ने हमेशा प्रिंस को मासूम समझा था, उन सबको बिल्कुल भी नहीं पता था। प्रिंस को कुछ बातों के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। लव बर्ड्स के बारे में प्रिंस जैसे मासूम बच्चे को कुछ भी नहीं पता। भावेश को छोड़कर लिविंग रूम में मौजूद हर इंसान सदमे में था। वही भावेश गुस्से से अनीश को घूर रहा था, जो प्रिंस के सामने ही उल्टी सीधे सवालों से कैसे बचा जाए भावेश का मन कर रहा था। वह अनीश का गला दबा दे। इधर अनीश को महसूस होता है जैसे कोई उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूर रहा है। अनीश सदमे से बाहर आया और अपनी नजरें घुमा कर देखता है। अनीश की नज़र सीधी भावेश की जलती हुई नज़रों से मिलती है, जहां उसे खुद के लिए एक गुस्सा दिख रहा था। ये देखकर अनीश डर गया और अपने मन में बोला, यानी तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कैसे इस मासूम बच्चे के सामने ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो? ये तो यहाँ पर दक्षु नहीं है, वरना मेरा मर्डर कर देती या फिर दोबारा से मुझे वही क्लीनिंग का काम दे देती। इस बार वो डेविल मुझसे अकेले से क्लीनिंग करवाती। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये सब लोग मुझे भागने नहीं देंगे। तभी अनीश ने अपने चारों ओर देखा, सब लोग उसे ही गुस्से से घूरने लगे तो अनीश ने गहरी सांस ली। इन खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए प्रिंस की तरफ देखकर बोला, बच्चे ये सवाल क्या तुम अपनी एंजल से नहीं पूछ सकते? वो तुम्हें अच्छे से लब्बत से मिला भी देगी और उनके बारे में बता भी देगी। ये सुनकर प्रिंस उदास हो गया और वो लवबर्ड्स के बारे में भूलकर अपनी एंजल के बारे में सोचने लगा। ये देखकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन एक बार फिर सबको अनीश पर गुस्सा आने लगा। अनीश प्रिंस के सवालों से बचने के लिए प्रिंस को दक्षता की याद दिलाकर मायूस और उदास कर दिया, जिस वजह से अब सबको अनीश पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। प्रिंस अपने फोन में दक्षता और अपनी सेल्फी को घूरते हुए अपने मन में बोला, आई मिस यू एंजल, पता नहीं क्यों आज आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज एंजल आ जाओ, मैं और आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रही बात पैसों की तो मैं आपके लिए ढेर सारे पैसे कमा दूंगा। आप प्लीज जहां भी हैं वहां से प्लीज आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज एंजल। प्रिंस को याद आता है जब उसकी एंजल ने पहली बार उसे फोन लाकर दिया था। प्रिंस उस दिन अपना पहला फोन मिलने की खुशी में वो कितना खुश था। फिर दक्षता ने प्रिंस को हक किया और फिर उसके फोन से बहुत सारी सेल्फी ली, जिसे देखकर प्रिंस खुश हो गया। फिर प्रिंस ने और ढेर सारी सेल्फी लेने की जिद की तो उन दोनों ने अलग अलग पोज में बहुत सारी सेल्फी ली थी। इस वक्त प्रिंस के फोन के वॉलपेपर पर प्रिंस किसी छोटे बच्चे की दक्षता के सीने पर सर रखकर एक टक फोन को देख रहा था। दक्षता प्रिंस की ओर देखते हुए सेल्फी ले रखी थी, जिसमें वो दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। किचन में जानवी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टक ब्रेकफास्ट बनाने के काम पर लग गई। इतने में जानवी को अपनी कमर पर 2 हाथ रेंगते हुए जिन्हें महसूस कर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जानवी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, हब्बी अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर गुस्सा आ रहे हैं, अगर दोबारा से कोई आ गया तो फिर आपको एम्बेरेसमेंट फील नहीं होंगी, मुझे बहुत शर्म आएगी। प्रिंस बच्चे की सामने इस हालत में नहीं आना चाहती। फिर जानवी निश्चय की तरफ घूमकर उसके गले में दोनों बाहें डालते हुए बोली, हब्बी आपको जितना भी रोमांस करना है वो किचन में नहीं बेडरूम में करना, अभी के लिए मेरी कमर को छोड़िए। निश्चय ने जानवी की बात को इग्नोर कर उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए अपना चेहरा जानवी की गर्दन में घुसाकर उसकी स्मेल अपने अंदर भरते हुए निश्चय ने जानवी के एयर को हल्के से बाइट कर बहुत धीमी और सेडिक्टिव आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे ज्यादा हमेशा से दक्षु की चिंता रही है, आज भी तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा वो क्यूट बच्चा इम्पोर्टेंट हो गया। निश्चय की जलन। वही बात सुनकर जानवी के चेहरे पर हंसी आ गई और वो बोली, हब्बी क्या आपको प्रिंस से जलन हो रही है? निश्चय ने मुंह बनाया और कहा, मुझे उस बच्चे से कभी जलन नहीं हो सकती, उसे तो उसकी एंजल मिल चुकी है। मैं अपनी क्यूट सी प्यारी सी जानू के साथ हूँ, तुम मुझे क्यों जलन होगी?
निश्चय की मासूमियत भरी बात सुनकर जानवी हंसते हुए बोली, इन दोनों को तो अपने प्यार का एहसास भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षु प्रिंस की एंजल है। निश्चय किचन में जल रही आग को एकटक देखते हुए बोला, जानू दोनों प्यार का एहसास नहीं हुआ तो जल्दी हो जाएगा। जानवी निश्चय किन्ना को हल्के से पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम कितने क्यूट हो हब्बी, अब तुम जाओ और मुझे काम करने दो। फिर कुछ देर रुककर उसे कुछ याद आया तो वो बोली, हाँ हब्बी, मुझे दक्षु से याद आया। दक्षु कब वापस आ रही है? वह मासूम बच्चा कितना उदास और मायूस है। ये सुनकर निश्चय का चेहरा उतर गया और उसके चेहरे पर एक मायूसी और उदासी दिखने लगी, जिसे जानवी निश्चय की तरफ की पीठ होने के कारण वो नहीं देख पाई। इधर एक हॉस्पिटल में एक लड़की मॉग में खून से लथपथ कपड़ों में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो एक डेड बॉडी को चीरकर उसके इंटरनल ऑर्गन को बाहर निकाल रही थी। उन इंटरनल ऑर्गन को देखकर साफ लग रहा था जैसे वह अभी भी सही सलामत है। वो डेड बॉडी जो एक बहुत ही खूबसूरत आदमी की थी, वो डेड बॉडी भी ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी जिंदा होकर खड़ी हो जाएगी। कोई पोस्टमार्टम की तरफ ध्यान न दे, उसको यही लगे कि वो आदमी बस गहरी नींद में सो रहा है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। वो लड़की उन इंटरनल ऑर्गन को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती है। अपने पास ही मौजूद नर्स को उन्हें वहां से ले जाने का ऑर्डर देती है। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसकी टोन सुन उस लड़की की आंखें चमकने लगती है। वो डॉक्टर जैसी ही उस मैसेज की टोन को सुनती है, वह झट से अपनी ग्लव्स उतारती है। बिना अपने कपड़ों पर मौजूद खून और मॉब की बदबू पर ध्यान दिए वो जल्दी से अपना फोन ओपन करती है। उस मैसेज में 2 लाइन साफ लिख चमक रही थी, डीएम को अभी के अभी उसकी जरूरत है। ये देखते ही वह लड़की अपना मास्क उतार देती है। उसके मास्क अपने चेहरे से हटाते ही उसका छोटा सा गोल खूबसूरत चेहरा सामने आता है। डॉक्टर के उस खूबसूरत चेहरे पर बहुत ही भयानक मुस्कान थी, जिसका मतलब उसके अलावा कोई भी नहीं बता सकता था। डॉक्टर फिर भयानक हंसी के साथ बोली, अब वक्त आ गया है। खुद के लिए कुछ फायदे हासिल करने का ऐसा सुनहरा मौका मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। उसकी लैंग्वेज और फीचर की वजह से वह लड़की इंडिया की ही लग रही थी, और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की डीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर की। इसका नाम डॉक्टर मीरा रघुवंशी है, और यह हमेशा अपने ही फायदे में रहती है। ये डॉक्टर के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन का धंधा भी करती है। मेरा फिर डेविल स्माइल के साथ बोली, और मैं इसकी मदद से उससे भी बदला ले सकती हूँ। मुझे यकीन है वह आज भी उसी के साथ होगी। यह सोचकर डॉक्टर मीरा के चेहरे पर और भी ज्यादा डेविलियर स्माइल आ जाती है। फिर वह अपना फोन अपने हाथ में घुमाते हुए मॉग से बाहर निकल जाती है। दक्षिता को क्या हुआ है या इस बारे में निश्चय जानता है? डॉक्टर मीर कौन है? ये किससे बदला लेना चाहती है? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। दक्षिता की एज 21 साल, कीर्ति की एज 20 साल, प्रिंस भावेश की एज 18 साल। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय टेक केयर। काम किया है पता नहीं, शादी में डांस करने की वजह से थक गई या फिर मुझे खुद भी नहीं पता क्या कारण है, और मैं शादी में बीमार भी हो गई थी जिस वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आलस आ गया। सॉरी रीडर्स, लेकिन अब ट्राई करूंगी आपको कोई परेशानी ना हो। आज से एक बार फिर मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। धीरे धीरे स्टोरी लिखने की एनर्जी आ रही है।